नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड गैलेक्सी आई में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों बाइडन ने यूक्रेन को नहीं बचाया। तो देखिए, ये जो है पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कब कूद पड़ेगा युद्ध में। सबसे पहला बात तो जो दिखाई पड़ रही है जो अभी तक के जो नतीजे आए हैं, उससे ये पता चलता है कि कोई भी देश यूक्रेन की मदद करने नहीं वाला है। जबकि आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने मदद मांगी, इंडिया से गुहार लगाई कि आप प्लीज़ रसिया से बात करें कि ये जहाँ तक युद्ध हुआ है वहीं पर रोक दिया जाए। इसके बाद मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने रशियन जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की। उसमें उन्होंने ये बात कही उनसे कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता है किसी चीज़ का भी। तो आप डिप्लोमेटिकली डायलॉग के द्वारा इस जो भी कुछ दिक्कतें आई हुई हैं उसका समाधान निकाला जाए उससे, तभी जो विश्व शांति भी रह पाएगी और कोई खतरा भी नहीं रहेगा। जबकि हम आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 जब 1945 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। दोस्तों, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि वर्ल्ड वॉर इसके बाद ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बीच मात्र 20 वर्षों का ही वक्त लगा था। तो इतने कम समय में फिर से युद्ध वर्ल्ड वॉर हो जाना तो काफ़ी बड़ी चिंता बढ़ाने वाली थी पूरे विश्व में। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण किया गया, ताकि फिर से हमें विश्व युद्ध देखना ना पड़े। देखिए, अमेरिका रसिया से डरता है या नहीं, तो इसका जो सबसे मुख्य बात यह है कि अमेरिका रसिया से नहीं डरता है। देखिए, आजकल जो है जो P5 कंट्रीज़ हैं, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें कि इंडिया भी है। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वे बदलते रहते हैं, जबकि जो परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वे हमेशा स्थायित्व या हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है। उसमें है आपका USA, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो कि स्थायी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब मांग उठ रही है कि इसमें भारत को भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे पूरे विश्व में, तो भारत को भी इसमें जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो एकदम चाहेंगे कि भारत को भी जगह मिले। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, देखिए, क्योंकि रसिया इसका सदस्य है। पहला बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका रसिया पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है कि रसिया एक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना होगा अमेरिका को, अगर अमेरिका, तो ये लोग जो 5 परमानेंट मेंबर है उनको एक जादू की छड़ी दी गई है। आप इस प्रकार से समझें कि उन्हें एक ऐसी छड़ी दी गई है जिससे कि वो किसी भी चीज़ को मना कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी देश या कोई भी अगर चाहे कि रसिया के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना हो कि हाँ, हमें इस देश को पूरी ट्रेड रोक देना है, कोई भी देश के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा पूरे विश्व में, तो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास कराने के लिए तो P5 मेंबर का सहमति होना जरूरी है। और उसी P5 में है रसिया। और रसिया के पास, सिर्फ रसिया के पास नहीं, पूरे 5 मेंबर के पास ये पावर रहती है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को मना कर सकते हैं। अगर एक बार उन्होंने वीटो यूज़ कर लिया, वीटो मतलब कि मना कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि रेजोल्यूशन पास हो, तो वो सीधा सीधी रेजोल्यूशन आएगा ही नहीं वहाँ पे, तो सीधा सीधी कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है रसिया के पास कि उसको डर नहीं है, क्योंकि वो P5 मेंबर में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बाकी देखिए, जो भी कोई बड़ा देश उस P5 में रखा गया, उनको खुद समझना चाहिए कि वो इतना बड़े देश हैं। वो अगर बड़े ही गलती करेंगे तो छोटे कहाँ से कुछ कर पाएंगे। अब तो देखा जा रहा है यही चलता रहा तो धीरे धीरे देखिए अब चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। अगर रिजल्ट इसका आता है हमें कि रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर पूरी कब्जा कर लेता है जल्दी, हमको लग रहा है कि कोई तो आ नहीं रहा है, तो शाम तक शायद रिजल्ट भी मिल जाए कि यूक्रेन पर कब्जा हो चुका है रसिया का। तो आपको देख सकते हैं कि कुछ दिन बाद ही आप या जल्द ही आप देखने को मिल जाएगा कि चाइना भी ताइवान के ऊपर इन्वेड करने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। देखिए, अमेरिका का जो काम है वो है पैसा कमाना, वो एक व्यापारी कंट्री है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वो व्यापारी है, इसीलिए वो अटैक नहीं करेगा। देखिए, जब कोई भी देश लड़ता है, आपको पता होगा कि सिर्फ जो युद्ध हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट इंडिया का गिरा हुआ है, ब्लड बाथ हो चुका है स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ। तो काफ़ी बुरी सिचुएशन में हैं हम लोग अभी। अगर जब भी कहीं पे युद्ध होते हैं, बड़े युद्ध होते हैं, जब बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं, तो सिर्फ वे बड़े राष्ट्र इसका भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि पूरा विश्व इसका भुगतान करता है। आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन पे है अभी। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा गहराई से कि युद्ध कहीं से भी किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। हम पहले ये बता दें।
देखिए अभी संभावनाएं बहुत जगह मीम्स निकल के आ रही हैं कि अगर रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो सीधी सी बात है चाइना ताइवान पर अटैक कर लेगा। और इसी समय इंडिया भी हो सकता है कि पीओके और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि चीन के पास कब्जा किया हुआ है 1962 ईस्वी से, उस पर भारत पे अटैक करके ले सकता है। लेकिन ये देखिए ये इतना ही आसान नहीं है जितना कि मुंह से बोल दिया जाता है। इसे बोलना आसान है, करना बहुत ज्यादा चीज लग जाता है। जब कोई भी देश युद्ध करता है ना, सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है उसका इकोनॉमी पर पड़ता है। सबसे पहला बात तो ये देखा जाएगा कि आपके पास कितने देशों का सपोर्ट है, कितना देश आपको मानते हैं। जो कि रसिया के पास देखा जाए अगर, तो रसिया के पास चाइना, पाकिस्तान, पोलैंड, बस यही दो चार गिने चुने, जो सीरिया हो गया, वही सब गिने चुने देश जो है रसिया के सपोर्ट में है। बाकी अगर ट्रेड करना होगा तो आपको भी पता है कि ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए होता है डॉलर। हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो हमेशा जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। अगर ऐसे ही अभी तक रसिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, अगर अभी और भी आने वाले टाइम में और भी सैंक्शंस लग चुके हैं, जो स्विस का सैंक्शंस लगना है वो भी अभी आना बाकी है। अगर स्विस बैंक वाला सैंक्शन लग जाता है तो सोचिए कि पूरा रसिया डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो बुद्धिजीवी हैं वे कहते हैं कि इसीलिए रसिया ने, चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रसिया जो है वो डरने से थोड़ा सा कम हो रहा है, कि वो डरता नहीं है इतना। उसको जो लगता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में व्यापार कर लूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या बड़े बड़े देश क्रिप्टो में व्यापार करेंगे? वे तो व्यापार करना भी होगा तो अगर वे डॉलर में ही करना प्रेफर करेंगे। तो आपने अगर देखा होगा इससे पहले अमेरिका ने ईरान का क्या हाल किया था। अमेरिका ने ईरान पर लगाया था काटसा। इसका अर्थ होता है काउंटरिंग एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड एंड सैंक्शन एक्ट्स। तो इसमें होता क्या है कि ईरान जो भी अमेरिका के अलाय है, या बोल सकते हैं कि जो भी अमेरिका के साथ दोस्ती निभाता है, वो सारे देश ईरान के साथ सारे जो ट्रेड वाले, जो व्यापारिक जितने भी संबंध है वो सारे तोड़ देते हैं। आपने देखा हो कि भारत जो कि ईरान का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, उसने भी तेल आयात बिल्कुल जीरो कर दिया था। ठीक है, तो ईरान की हालत काफी ज्यादा खराब होगी। उसका जो करेंसी था रियाल, उसको बदल करके टोमान में रखना पड़ा उसको। तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि जो आजकल युद्ध से खतरनाक होता है सैंक्शंस किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है दोस्तों। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका को मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। व्यापार उसको करना उसका मेन मुख्य उद्देश्य रहता है। वो उसने पहले यूक्रेन को भड़काया कि हम आपको नाटो में लेंगे, आप पूरा भड़का दिया। जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं व्लादिमीर वेलेंस्की, ठीक है, उन्होंने भी कहा हम भी नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब नाटो में ज्वाइन नहीं हो पाया तो सीधा सा बात है, उनको देखा कि कोई हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर अमेरिका अटैक भी कर देगा ना, अगर यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा भी, तो अमेरिका का ही लॉस होगा सिर्फ। मैं बता देता हूँ आपको इसमें। और यूक्रेन के पास अभी उतना इकोनॉमिक उतना स्ट्रांग रहा नहीं वो, कि वो अमेरिका को पैसा दे सकेगा, हथियार खरीद सकेगा अमेरिका से। ये सबसे बड़ा कारण है। जबकि आपने देखा होगा ताइवान, जब से चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होकर जो नजर आने लगा है, तब से अमेरिका आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े डील कर रहा है ताइवान के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो ले सके। ठीक है, तो अमेरिका का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यापार। अगर उसका व्यापार प्रभावित होगा वो तभी उसके साथ जाके जुड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में उसको क्या कोई दिक्कत था? अफगानिस्तान में जाकर ऐसे ही वो लड़ जाता है। जबकि उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइडेन जी ने कहा है कि क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसीलिए हम उसका साथ नहीं दे सकते, उसके लिए हम लड़ नहीं सकते। तो अफगानिस्तान कौन सा आपके नाटो में है जो आपने अफगानिस्तान पे आके अटैक कर देते हैं, सीरिया पे आके अटैक कर देते हैं? तो दोस्तों बात समझने वाली है कि आप समझदार बनिए, पढ़े लिखे बनिए, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझिए, तो आपको एक अलग ही मजा आएगा। वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग ही मजे में चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि इंडिया क्यों यूक्रेन के साथ लड़ नहीं रहा है, और साथ ही मतलब यूक्रेन की तरफ से लड़ नहीं रहा है, और साथ ही क्यों रशिया को अटैक नहीं कर रहा है। इसका और एक बड़ा रीजन ये है कि अगर अमेरिका कूदेगा तो अमेरिका सिर्फ नहीं कूदेगा, अमेरिका के साथ साथ जो नाटो के 30 मेंबर है वो भी आके युद्ध में एंट्री ले लेंगे। इससे होगा क्या? सीधा सीधे वर्ल्ड वॉर 3। तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अगर इसमें अमेरिका नहीं कूदा तो सीधा सा बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो सीधा सीधे वर्ल्ड वॉर 3 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्ल्ड वॉर होगा तो आपको पता है कि पूरा दुनिया ही खत्म होगी, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े देश हैं सब न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी मार के चल जाएगा। तो सब बड़े बड़े देश जो है सबके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो अभी रसिया के पास है। सबसे ज्यादा स्टॉक जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का वो रसिया के पास ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ये सिर्फ यूक्रेन, उसके लिए जो कि एक छोटा सा ही भाग है, टुकड़ा है जमीन का, उसके लिए पूरे वर्ल्ड को खतरा नहीं डालेगा बाइडेन। तो इसीलिए वो जो है
रसिया के अगेंस्ट अभी आने के मूड में नहीं है और उसमें उसका कोई व्यापारिक जो है लाभ वो भी दिखाई नहीं पड़ता है उसको। ये कारण है। बाकी हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे रसिया के ऊपर और रसिया को इसका जो बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मैं पाकिस्तान जो गया था रसिया के पास भीख मांगने, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका हो कि वो क्यों अमेरिका रसिया से लड़ना नहीं चाहता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम जल्द ही आपके साथ और भी जो नए अपडेट्स होंगे हम उसके साथ आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।